एक स्लाइड जो इन्वेस्टमेंट को लेकर है वो मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं और यहीं से दरअसल मुंबई का महाराष्ट्र का मॉडल हम यहां पर रखना चाहते हैं। ये एफडीआई इनफ्लोज की साइड है। इसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र टॉप पर आज की स्थिति में यहां पर नजर आ रहा है। नंबर 2 पे कर्नाटक है, नंबर 3 पे गुजरात और बाद में दिल्ली और बाकी राज्य यहां पर दिखाई देते हैं। 31.2% टोटल जो एफडीआई इनफ्लो हुए हैं देश में वो महाराष्ट्र में खींचने में आप कामयाब रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की कहानी सिर्फ यही है या महाराष्ट्र की कहानी वो भी है कि जहां पर अभी भी 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 1500 रुपए देने पड़ रहे हैं और उसी के नाम पर आप चुनाव का कैंपेन आप आज की स्थिति में चला रहे हैं। देखिए, कोई जैसा आपने कहा कोई एक कारण ये जीतने का नहीं होता है। जीतने के कई कारण होते हैं, कई योजनाएं होती है, कुछ गवर्नेंस होता है। तो ये बात जरूर है कि लाडली बहन योजना ये जो हमने शुरू की और महिलाओं को 1500 रुपए देना हमने शुरू किया, उसका एक बहुत बड़ा फायदा हमको हुआ और विशेष रूप से महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हमको वोट दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको छुपाने की भी बात नहीं है। लेकिन उसी समय हमने किसानों के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई, युवाओं के लिए भी योजनाएं चलाई, तो अलग अलग योजनाओं का फायदा हुआ। मैं तो ये कहता हूं कि विशेष रूप से एक और भावना जो महाराष्ट्र में तैयार हुई, लोकसभा के समय जिस प्रकार से एक बहुत ही कम्युनल प्रचार ये कांग्रेस ने किया था, उस प्रचार का जो जवाब हमने विधानसभा के समय दिया उसका भी बहुत बड़ा फायदा हमको हुआ। तो ये सारी चीजें मिलाकर, ये जैसे एक बहुत अच्छा कोई व्यंजन आप तैयार करते हो तो उसमें अलग अलग मसाले पड़ते हैं तभी वो व्यंजन अच्छा बनता है। तो ऐसे सारी चीजें मिलाकर ये एक बड़ी अच्छी कैंपेन भी हुई और लोगों ने हमको चुनकर भी दिया। लेकिन उसके बावजूद तड़का तो आखिरकार उन योजनाओं का लगाया जाता है कि जो सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए लोगों को कहे कि देखिए हमने आपको इतने पैसे दिए, आप हमको वोट दीजिएगा। और ये टेम्पलेट अब सब जगह सब स्टेट्स में चल रही है। बिहार में हम देख रहे हैं कि वन टाइम 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं महिलाओं को। क्या राज्य सरकारों को अब सोचने की जरूरत आन पड़ी है कि ये एफडीआई इनफ्लोज अगर निगेट नहीं करने हैं तो आपको इस तरीके की योजनाएं कहीं ना कहीं बंद करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि एक दौर होता है। अभी का दौर जो है ये डायरेक्ट बेनिफिट का दौर है। लोगों को ये लगता है कि हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में लोगों का जो एस्पिरेशन होता है, उनकी अपेक्षा होती है, उस पर हमको खरा उतरना पड़ता है। अब इसमें 2 प्रकार की राय हो सकती है। एक राय ये होती है कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग आपने कितना करना चाहिए, सोशल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, ये राय होती है। एक दूसरी राय ये भी होती है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, अर्थव्यवस्था को उसके कारण एक प्रकार से रोटेशन मिलता है। तो इसको कई तरीके से देखा जा सकता है। अब जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा अभी अभी केंद्र सरकार ने जो CAG का जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का फाइनेंशियल जो परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों के आधार पर राज्यों को उन्होंने एक प्रकार से रैंकिंग किया या उनकी परिस्थितियां बताई। और उसमें बहुत क्लियर कट ये दिखता है कि पहले 3 राज्यों में महाराष्ट्र है। अभी भी हमने इतनी सारी योजनाएं शुरू करने के बाद भी, मैं ये नहीं मानता कि हमारे सामने चुनौतियां, बहुत चुनौतियां है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे कम हुई है, लेकिन बावजूद उसके हमने फिस्कल हेल्थ महाराष्ट्र की आज भी अच्छी रखी है। अभी भी हम लोग जो हमारा डेट GDP रेशियो है 18% तक, 19% तक हम उसको कंटेन कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये एक दौर है। हाँ, इस पर एक नेशनल डिबेट जरूर हो सकता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो योजनाएं हैं वो आपके बजट के कितने प्रतिशत होनी चाहिए, इसके ऊपर जरूर नेशनल डिबेट कब होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट्स होती हैं। देखिए, अब ये तो कोई पॉलिटिक्स में कोई पार्टी भजन करने के लिए नहीं आई, सब राजनीति के लिए आई है। तो चुनाव से पहले तो घोषणाएं होगी। अब ये तो बहुत आप आइडियलिस्टिक बात कर रही है कि ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिक्स में चुनाव जीतना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि जो परिवर्तन आपको करना है उसके लिए चुनाव तो आपको जीतना पड़ेगा, तभी पूरा परिवर्तन कर पाएंगे।